हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 15वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्ता एम्पायर के शासकों कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको गुप्ता एम्पायर के समय की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस, साथ ही उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में हम उस समय के साइंस के डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने गुप्ता एम्पायर की पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके बाद उसका बेटा कुमारगुप्त 413 AD में रूलर बना था। और जितने भी गुप्त शासक थे उन समय उनके जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले, उनके हमें जितने भी अभिलेख मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन, सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं। और उसके शासन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कुमारगुप्त के इंस्क्रिप्शन और जो उसके कॉइन थे उनसे ये पता चलता है कि उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और अश्वमेध महेंद्र की उपाधियां धारण की थी। और कुमारगुप्त ने बहुत ज़्यादा संख्या में मयूर शेप के कॉइन भी चलाए थे और राजस्थान में उसकी ये मयूर शेप वाली कॉइन मिलते भी हैं। और एंशिएंट टाइम में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसको इस्टेब्लिश भी कुमारगुप्त ने किया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने इस्टेब्लिश किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने इस्टेब्लिश किया था और ये प्रेजेंट टाइम पे बिहार के राजगीर जिले में है। और ये उस समय जो एंशिएंट टाइम था उस समय एजुकेशन के लिए फेमस था, लेकिन बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। और आज भी इसके जो अवशेष हैं वो बिहार के राजगीर में है। दोस्तों, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 AD में एम्परर बना था और स्कंदगुप्त ने देवराज, विक्रमादित्य, क्रमादित्य ये उपाधियां भी धारण की थी। साथ ही स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन लेक है, उसको रिपेयर भी किया था। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने फॉरेन इनकर्जन्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें शकों के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में मैंने रुद्रदामन के बारे में बताया था और रुद्रदामन ने भी सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। और दोस्तों, सुदर्शन लेक को बनाया किसने था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और ये झील गुजरात में है प्रेजेंट टाइम पे। और जो स्कंदगुप्त था, इसी के शासनकाल में हुणों का आक्रमण भी इंडिया में हुआ था और जो ये स्कंदगुप्त था ये इन पर विजय हुआ था, इनसे जीत गया था हुणों से। तो दोस्तों, स्कंदगुप्त के बाद पूर्वगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त नेक्स्ट एम्पायर बने थे। यानी जो विष्णुगुप्त था ये गुप्त एम्पायर का लास्ट रूलर था। और जो भानुगुप्त था, इसके टेन्योर में ही पहली बार सती प्रथा जो होती थी उसका एविडेंस भी मिलता है। दोस्तों, ये थे जो जितने भी रूलर हैं ये गुप्त एम्पायर के बाद के रूलर हैं, लेकिन इन लोगों ने शासन अच्छे से नहीं चलवाए, जिस वजह से जो गुप्त एम्पायर था इसका पतन हो गया था। तो दोस्तों, ये थे गुप्त एम्पायर के रूलर। तो अब हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। साथ ही हम उस समय के विज्ञान यानी साइंस के डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे और उस समय के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोशल कंडीशन से। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में जो वुमेन की कंडीशन थी, औरतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी। इसका रीज़न ये था कि उस समय महिलाओं का उपनयन संस्कार जो होता था वो नहीं हो पाता था। साथ ही बाल विवाह होता था इस समय, और इस समय सती प्रथा की भी शुरुआत हो चुकी थी। अभी मैंने आपको बताया था कि भानुगुप्त के शासनकाल में ही सती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही इस समय का जो समाज था वो भी 4 वर्णों में डिवाइड था, लेकिन वर्णों का जो आधार था, यहाँ पे वर्णों का बेस था वो टैलेंट या कर्म नहीं था बल्कि जन्म था। यानी जो जिस वर्ण के परिवार में जन्म लेगा उसका वर्ण भी वही होगा। दोस्तों, अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ऋग्वैदिक एज वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस समय के साहित्य और शिक्षा की, साथ ही उस समय के जो विज्ञान था, साइंस था, उसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसी समय जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने पंचतंत्र बुक भी लिखी थी और जो नारायण पंडित थे उन्होंने हितोपदेश बुक भी इसी समय लिखी थी। और देखिए, जो पंचतंत्र बुक है ये सबसे ज़्यादा ऐसी बुक है जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। और देखिए, इस एज में ही मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था।
आर्यभट्ट इसी समय के सबसे महान गणितज्ञ थे और उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की बुक भी लिखी थी। आपने सुना होगा कि शून्य की खोज भारत में हुई थी, तो आर्यभट्ट ने इसी समय में जीरो की और साथ ही दशमलव की खोज, डेसिमल की खोज भी आर्यभट्ट ने इसी समय की थी। साथ ही पहले यह माना जाता था कि जो सूर्य है, सन है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन आर्यभट्ट ने अपनी बुक सूर्य सिद्धांत में यह सिद्धांत दिया था कि जो पृथ्वी है वो गोल है और वो अपने एक्सिस यानी अपनी धुरी में घूमती है, जिस वजह से जो ग्रहण होता है वो लगता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो आपका आंसर यही होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। लेकिन न्यूटन से पहले भी भारत में ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया था, लेकिन न्यूटन ने सबके सामने, पूरे विश्व के सामने गुरुत्वाकर्षण को रखा था, इसलिए ग्रेविटेशन की खोज के बारे में हम न्यूटन का नाम लेते हैं। लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक थे ब्रह्मगुप्त, जो कि गुप्त काल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी बुक ब्रह्म सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था। दोस्तों, जो गुप्त काल था, इसी में एक महान विद्वान एक और थे जिनका नाम था बराहमिर, और इन्होंने बृहत संहिता और लघु जातक बुक भी लिखी थी। दोस्तों, अगर आप इस समय की कला की, आर्ट की बात करें तो गुप्त काल था, इसमें बहुत सी कलाओं का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे मूर्ति कला थी, चित्रकला थी, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर था और नाट्य कला थी। इनका डेवलपमेंट भी गुप्त एज में बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो इस समय में बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण हुआ था, और इस समय के जो मंदिर थे उनकी खास बात यह थी कि इन मंदिरों में गर्भगृह, सभा भवन, चपटी और शिखर युक्त छतें होती थी। ये गर्भगृह होता है, इसमें देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था, जैसे सारनाथ की मूर्ति है, मथुरा की मूर्ति है, मथुरा में जो वर्धमान महावीर की मूर्ति है, झांसी में शेषनाग में बैठे विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये सभी इस समय की मूर्ति कला के मेजर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर चित्रकला की बात करें तो जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की 29 गुफाएं हैं, उनमें से जो 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा है वो गुप्त काल की हैं। यानी इन गुफाओं में जो चित्रकारी हुई थी, बाघ की, इस जो ये गुफाएं, इनमें बाघ की चित्रकारी हुई थी, ये सभी बाघ इन गुफाओं में गुप्त काल में ही बनाए गए थे। और जो ये बाघ हैं, ये बहुत ही अच्छे चित्रकला के एक उदाहरण है। अगर आप इस समय के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कालिदास ने अपनी बुक में इस समय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होने की बात कही है, यानी राजा को एडवाइस देने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री होते थे। और गुप्त साम्राज्य में जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसे कुमारमात्य कहते थे, यानी जो सबसे बड़ा ऑफिसर था वो कुमारमात्य था। और इस समय जो ऑफिसर होते थे उनके अलग अलग नाम होते थे, अधिकारियों के अलग अलग नाम थे। जैसे जो सेनापति होता था उसे महाबलाधिकृत कहा जाता था, जो न्यायाधीश होते थे उन्हें महादंड नायक कहा जाता था, और जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा ऑफिसर होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। जैसे आज के टाइम में सबसे छोटी इकाई गांव होती है, विलेज होता है, फिर उससे बड़ा ब्लॉक होता है, फिर उससे बड़ा जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, और फिर स्टेट होता है, और फिर उसके बाद लास्ट में कंट्री होती है। तो उस समय क्या होता था, सबसे छोटा गाँव होता था, और जिसका जो हेड होता था वो मुखिया होता था। गाँव के बाद पेट होते थे, पेट का मतलब है गाँव का ग्रुप, और पेट के बाद क्या होता था, उसके बाद विषय होते थे। विषय मतलब आज जैसे जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उस समय विषय होते थे, और विषय का जो हेड होता था उसे विषयपति कहते थे। और फिर विषय से बड़ा प्रांत होता था और उन्हें वो लोग भुक्ति कहते थे। और उन्होंने अपने जो एम्पायर था, इनमें जो एम्पायर था, इनका साम्राज्य था गुप्त काल का, ये उन्होंने जो राजा थे उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत सारा भुक्तियों में डिवाइड करा। यानी जो जैसे आज स्टेटों में डिवाइड करेगा कंट्री को, तो उस समय जो साम्राज्य था, एम्पायर था, उसे भुक्तियों में डिवाइड करा था। और देखिए जो गुप्त राजा थे इन्होंने बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के भी इश्यू करे थे, और उन सिक्कों को दिनार कहा जाता है। अगर अब इस समय की इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय जो आय होती थी, इनकम होती थी, इसका जो मेन सोर्स था वो फार्मिंग ही था, एग्रीकल्चर ही था। और फार्मिंग से जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट, 1/6 भाग टैक्स के रूप में देना होता था। और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है कि गुप्त काल में टैक्स कितना था, तो 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में देना होता था प्रोडक्शन का। और इस समय जो कपड़े होते थे, कपड़े का व्यापार भी बहुत होता था, और मेटल से ऑब्जेक्ट बनाने का व्यापार भी होता था, यानी धातुओं का व्यापार होता था। और इस समय चाइना से सिल्क यानी रेशम, और यूथोपिया से हाथी दांत, और ईरान और बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। दोस्तों, अगर इस समय की धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन की बात करें तो जो गुप्त शासक थे वो मेनली वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी विष्णु भगवान को मानते थे। इसलिए जो वैष्णव धर्म था वो इनका राज धर्म भी था। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, समुद्रगुप्त था, इनके सिक्कों में भी जो भगवान विष्णु का वाहन होता था, गरुड़ होता था, उनके चित्र मिले हैं, और गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह भी था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।